नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट, सीरिया और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर अमेरिका से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जेम्स वुड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हॉलीवुड के स्टार हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस, किल देम ऑल। यानी गजा के लिए लिखा था कि वहां पर कोई सीज फायर की जरूरत नहीं है, किसी समझौते की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की दया की जरूरत नहीं है, सबको मार डालो। और इस वीडियो में वो रो रहे हैं क्योंकि उनका घर आग में जल गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस की तस्वीर है, ये गजा की तस्वीर नहीं है। ये लॉस एंजलिस की तस्वीर है जो अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में है। वहां भयानक आग लगी और लॉस एंजलिस का बड़ा इलाका जो है वो आग से जल के बर्बाद हो गया है, जिसमें वुड का अपना भी घर है। कल तक गजा के लोगों को मारने, गजा के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देने, जला देने, तोड़ देने, फोड़ देने का समर्थन करने वाले जेम्स वुड का जब अपना घर जला है तो उनके चेहरे पर रोना दिखाई दे रहा है। रो रहे हैं वो चैनल पे कि मैं तो बर्बाद हो गया। काश जब गजा के लोग भी जल रहे थे, मर रहे थे, तब भी इन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा होता तो इनके लिए कोई सिंपैथी आती। लेकिन इन्हें देखकर बस ऐसा ही लगता है कि जो दूसरों के घर जलने पर खुशियां मनाता है, कई बार उसका अपना घर भी जलकर खाक हो जाता है। वैसे एक और बड़ी मजेदार खबर है। ट्रंप को आमतौर पर यह माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। यह माना जा रहा है कि वो धमकी सिर्फ हमास को दे रहे हैं। अभी बीच में उन्होंने भाषण देते देते कह दिया कि पिछली बार जब वो राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे और उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर जो हल्ला किया था उसमें उनके समर्थक नहीं, हिजबुल्लाह के लोग थे। अब कह दिया तो कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कहने को तो वो जाने क्या क्या कह रहे हैं। वो कनाडा को मिलाने की बात कर रहे हैं, डेनमार्क का ग्रीनफील्ड छीनने की बात कर रहे हैं, पनामा नहर का अधिकार अपने पास लेने की बात कर रहे हैं। ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ट्रुथ नाम का एक सोशल मीडिया चैनल है। जब उनके ऊपर ट्विटर पर बैन हुआ था, जब ट्विटर से हटा दिया गया था इनको, तब ट्रुथ नाम के एक सोशल मीडिया चैनल पर ये एक्टिव हुए थे और वहां पर लगातार पोस्ट करते हैं। वहां उन्होंने जेफरी सैक्स का एक वीडियो पोस्ट किया। जेफरी सैक्स एक इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े विद्वान हैं और नेतन्याहू के बहुत बड़े विरोधी हैं। ये जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो में सैक्स कह रहे हैं कि जिन जिन लड़ाइयों में अमेरिका मिडिल ईस्ट में शामिल हुआ है उन सब के लिए केवल और केवल नेतन्याहू जिम्मेदार है। उसको गालियां दे रहे हैं। वो शब्द मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा, वो शब्द मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगा। गालियां दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं, अखबारों की हेडिंग में है, वो आप देख सकते हैं। और नेतन्याहू को जो गालियां देता हुआ ये वीडियो है, जिसमें यह कहा गया है कि नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका ईरान पर आक्रमण कर दे, फिर से अमेरिका को फंसाना चाहता है। यह वीडियो बाकायदा पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब यह अपने आप में मजेदार है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में इजराइल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो सत्ता में आएगा तो सारा कुछ इजराइल के फेवर में करेगा, नेतन्याहू को गाली देता हुआ वीडियो क्यों पोस्ट करता है? अगर आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं और आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, पिछले 3-4 वीडियोस देखे हैं, तो मैंने कहा था कि सीज फायर को लेकर जो प्रेशर बना है, सीज फायर को लेकर जो तेजी आई है, उसकी एक वजह डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी हो सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पिछली बार, बहुत भारी पड़ेगा और हेल टूट पड़ेगा, ये सारा कुछ जो कहा था उसमें इजराइल की ओर भी इशारा किया था कि मैं इजराइल का दोस्त रहा हूं, मेरे जितना इजराइल की मदद किसी ने नहीं की है और अब मैं पीस चाहता हूं। और तब भी मैंने ये बात कही थी कि ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भी अच्छा खासा कसा है। वजह बहुत साफ है। जैसे हमारे मोदी जी ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया था जब वो विपक्ष में थे, जिसका परिणाम यह आया है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को बुलाया भी नहीं जा रहा है, तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बुलाया जा रहा है। वैसे ही जब ट्रंप सत्ता में नहीं था तो नेतन्याहू ने उसका पूरी तरह से साथ ही नहीं छोड़ दिया था, बल्कि उसके बारे में उल्टा सीधा कहा भी था। जो बाइडेन जिसने इतनी मदद की,
इतने पैसे दिए, जाते जाते भी 20 मिलियन देने की बात कर रहा है। उसके बारे में भी नेतन्याहू ने कभी बहुत अच्छा कहा नहीं, क्योंकि वो एक चीज पे लगातार प्रेशर बना रहा था कि जो इमदाद के ट्रक जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जिस सीज फायर के नाम पर कोई राजी ही नहीं था, जो सीज फायर शब्द ही गायब कर दिया गया था, केवल होस्टेज डील कहा गया था, अब ब्लिंकन यह कह रहे हैं कि हम उसके बहुत करीब हैं। और जो डिटेल्स आई हैं उससे लगता है कि इजराइल ने करीब करीब सारी शर्तें मान ली हैं। सबसे बड़ी शर्त जो मानी है वो तो यही कि वहां से सेना को हटाया जाएगा, चाहे वो नेताजरीम कॉरिडोर हो, चाहे दूसरी जगह हो, वहां से सेना को हटाए जाने की बात इजराइल ने मांग ली है। सिर्फ एक बात पे वो टिका हुआ है कि लिस्ट दे दी जाए। हमास का कहना है कि शुरू शुरू में लिस्ट देना पॉसिबल नहीं होगा। हमास भी कुछ बातों पर पीछे हटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी समझौता होता है तो एक पीछे हटता है, दूसरा पीछे हटता है, एक एक कदम आगे बढ़ाता है, दूसरा एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी कोई समझौता हो पाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अभी कुछ दिन पहले सार ने कहा था, सार जो उनका विदेश मंत्री है, उसने कहा था कि इसके बाद भी, समझौते के बाद भी गजा में सेना बनी रहेगी। नेतन्याहू का बयान आया था कि समझौते के बाद भी जंग जारी रहेगी। और आज ही इस्मारिच का बयान आया है, जो वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है, कि समझौते के बाद भी वहां पर हमारी सेना लंबे लंबे समय तक बनी रहेगी। ये सारे बयान जनता को सुनाने के लिए थे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो समझौता फाइनल हुआ है वो वही है जो मई में फाइनल हो गया था, जिसको जुलाई में लागू होना था और जो अब जाकर लागू हो पा रहा है। अगर जुलाई में लागू हो गया होता तो शायद हमास लिस्ट दे पाता। अब जितना डिस्टर्बेंस है उसमें हमास के लिए लिस्ट दे पाना आसान काम नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि समझौता शुरू हो जाए, कुछ दिनों बाद हम पूरी लिस्ट आपको अवेलेबल करा देंगे, कौन जिंदा है कौन मरा है सारा कुछ बता देंगे। लेकिन इस समझौते में नेतन्याहू पीछे हटे हैं। सेना वापस लेने के मुद्दे पर उन्होंने स्वीकृति दी है, यानी कि अगर यह सीज फायर समझौता होता है तो इजराइल की सेना वापस लौटकर आएगी। अब अचानक ऐसा कैसे हो गया? अचानक नेतन्याहू इतने पॉजिटिव कैसे हो गए? इस बात पर जब जोर देंगे, जब ये सोचेंगे, तो गोदी मीडिया ने जो पूरा माहौल बनाया हुआ है कि पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है ट्रंप, वो आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा। और खास तौर पे तब जब ट्रंप ऐसा वीडियो पोस्ट करता है जिसमें नेतन्याहू को सीधे सीधे सारी जंगों के लिए जिम्मेदार ही नहीं बताया गया है, बल्कि गालियां दी गई हैं। ऐसी गालियां दी गई हैं जो दोस्त एक दूसरे को नहीं देते हैं, जो दुश्मन एक दूसरे को देते हैं। तो फिर यह वीडियो आखिर ट्रंप ने क्यों पोस्ट किया, आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप भी सोच रहे होंगे, और मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। ईरान के साथ जंग वाली बात वाकई आगे बढ़ी हुई लगती है। ऐसा लगता है कि ईरान जंग के खतरे को बहुत साफ महसूस कर रहा है। ट्रंप ईरान के खिलाफ रहे हैं और इजराइल का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान पर हमले के लिए। इसीलिए ईरान से लगातार खबरें आ रही हैं कि ना केवल वो नए नए हथियार अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, बल्कि पूरे ईरान में जंग की प्रैक्टिस चल रही है। 100 नए ड्रोन शामिल किए गए हैं। खास तौर पे जो एंटी मिसाइल उनकी पूरी टेक्निक है उसको काफी डेवलप किया गया है, उनको तैनात किया गया है। और अभी अभी इराक के प्रधानमंत्री जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो गए हुए हैं ईरान। इराक के प्राइम मिनिस्टर का ईरान जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे सीरिया में बशर अल असद को हटाने के बाद आईएस का यूज करने का इनका प्लान है इराक में। कैसे लड़ाके तैयार बैठे हैं इराक में घुसने के लिए। इराक ने पहले से ही तैयारी भी शुरू कर दी है और ईरान ने बहुत साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ईरान सीधी अपनी सेना भेजेगा, इराक भी लड़ने को तैयार है। तो इराक पर कब्जे का जो पूरा प्लान है इनका, उसको देखते हुए इराक के प्राइम मिनिस्टर का ईरान जाना और इस समय खामनेई साहब से मिलना, बातचीत होना और उसका सारा विवरण, सारा डिटेल बाहर आना, यह बताता है कि ईरान इस जंग को लेकर बहुत सीरियस है। पहले ही अरगाची चीन जाकर लौट चुके हैं। जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वो चाइना जाकर लौट चुके हैं और चाइना से ही उन्होंने घोषणा की थी कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो इस बार आलमी जंग का माहौल बनेगा, यानी विश्व युद्ध जैसा माहौल बन सकता है। सीधी सी बात है कि ईरान यह कह रहा है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर लड़ाई लिमिटेड नहीं रह जाएगी, लड़ाई अनलिमिटेड हो जाएगी।
यह तो रहा ईरान का सवाल। उधर गजा के अंदर लगातार इजराइल का नुकसान हो रहा है। खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों में उसके 46 सैनिक मारे जा चुके हैं, 46 मारे जा चुके हैं। आज ही वहां के अखबार 3 आर्मी पर्संस का, 3 सैनिकों के मारे जाने की खबरें दे रहे हैं, जबकि दावा यह कर रहा है, गजा से दावा यह हो रहा है कि 6 सैनिक मारे गए हैं। बाकायदा उनकी फोटो वगैरह भी जारी हुई है। तो 3 मारे गए हों, 6 मारे गए हों, सही संख्या कभी इजराइल के सैनिकों की पता नहीं चलती। लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि गजा के अंदर हमास फिर से मजबूत हुआ है। आज इरना में खबर आई है, इरना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इरना जो है वो ईरान गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, अपनी न्यूज वेबसाइट है, उस पर खबर आई है कि हमास में नई टुकड़ियों की भर्ती हुई है। इसके पहले भी इजराइल के अखबारों में भी खबर आई थी कि हमास में काफी भर्तियां नई हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमास अपने आप को रीग्रुप कर रहा है, फिर से मजबूत बना रहा है, जिसका असर यह देखने में आ रहा है कि लगातार इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। असल में इजराइल तो छोड़ दीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की खलबली मची हुई है ट्रंप को लेकर कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा। ट्रंप के आने के कुछ दिन पहले इजराइल ने एक मैप जारी किया और ये जो पर्शियन लैंग्वेज की उसकी वेबसाइट है वहां पर जारी किया। तो जाहिर तौर पे ये मिडिल ईस्ट को दिखाने के लिए, मिडिल ईस्ट के मुल्कों को दिखाने के लिए था, जिसमें उसने हिस्टोरिकल इजराइल कहा, जिसको वो ग्रेटर इजराइल भी कहता है। उसका कहना है कि ये इलाके थे जिस पर इजराइल का कभी कब्जा था। अब इस इलाके में कतर का भी एरिया है, लेबनान का भी एरिया है और मुल्कों का भी एरिया है। तो जाहिर है उन सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया है कि इस तरह का मैप जारी करना गलत है। उधर ट्रंप ने जारी कर दिया है ग्रेटर अमेरिका का मैप, जिसमें आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड भी शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है और अब कनाडा में इसको लेकर उठापटक शुरू हो गई है। उधर डेनमार्क लगातार कह रहा है कि ग्रीनलैंड आजाद तो हो सकता है लेकिन अमेरिका का हिस्सा नहीं हो सकता है। एलन मस्क को लेकर, जिस तरह से एलन मस्क पूरे यूरोप में जो राइट विंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में भी एक चर्चा शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन जो है उसने मस्क के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। यानी दुनिया 20 जनवरी के बाद बहुत ज्यादा बदलने वाली है और ये जो बदलेगी वो किसके लिए कितनी अच्छी होगी, किसके लिए कितनी बुरी होगी, ये कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि जो बात कर रहे थे ट्रंप इलेक्शन के टाइम में कि हम जंग खत्म कराएंगे, वो बात कहीं नजर नहीं आ रही है। लग तो ये रहा है कि कोल्ड वार, यानी जिसमें सीधी जंग नहीं होती है, लोग मरते नहीं हैं लेकिन अंदरूनी जंग चलती रहती है, उसका भी माहौल बनता दिख रहा है। और नॉर्मल वार जो हो रही है इजराइल में बाकी सारी जगहों पर, इसके भी बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। उनका असर भी दिख रहा है। लेबनान में मैंने आपको बताया था नए राष्ट्रपति के चुनाव का मामला है। जो राष्ट्रपति वहां चुने जाएंगे, कोटा वहां बना हुआ है, राष्ट्रपति का अलग, प्राइम मिनिस्टर का अलग, और जो संसद के हेड होते हैं उनका अलग। जो राष्ट्रपति होते हैं वो आमतौर पर क्रिश्चियन होते हैं। तो जिन राष्ट्रपति के चुने जाने की बात चल रही है वो लेबनान की आर्मी के हेड हैं। माना यह जाता है कि उनके अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो हिजबुल्लाह के लिए माहौल लेबनान के अंदर भी बदलेगा। पहले से भी हिजबुल्लाह का नुकसान चाहने वाले या हिजबुल्लाह की मुखालिफत करने वाले लोगों की लेबनान में कोई कमी नहीं है। जब हिजबुल्लाह इजराइल वार चल रहा था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। अब नए राष्ट्रपति अगर अमेरिका के पिट्ठू बनते हैं, और अमेरिका तो यही चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसके पिट्ठू बैठे रहें, वो जो चाहे उनसे कराए, इसीलिए अभी लेबनीज आर्मी को काफी मदद भी पहुंचाई गई है, मैंने आपको बताया था। तो अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो मिडिल ईस्ट में माहौल फिर उलट पलट का होगा। लेबनान के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये देखना होगा। इन सबके बीच जब से गजा में सीज फायर की आहट सुनाई देनी शुरू की है, तब से मिडिल ईस्ट में यह भी एक काम शुरू हो गया है कि जो अगली गजा में गवर्नमेंट बनेगी वो क्या होगी, गजा का डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खबर यह आई है कि यूएई ने अमेरिका वगैरह से बात की है और ये बहुत गोपनीय बात हुई है, ये जाहिरा तौर पे नहीं हुई है, ये अंदरूनी बातचीत हुई है कि गजा जब एक बार जंग से खाली हो जाएगा तो वहां पर रीबिल्डिंग कैसे होगी, या बड़ी बात यह कि वहां पर नई गवर्नमेंट कैसे बनेगी। जब गजा में जंग चल रही थी, चल रही है, जब गजा में लोग मारे जा रहे हैं, जब गजा में बच्चे भूख से परेशान हैं, जब गजा में बारिश हो रही है, ठंड है और सिर छुपाने की जगह नहीं है, जब गजा में खाने पीने की मुश्किल बनी हुई है, तब तक तो सारे के सारे खामोश हैं।
लेकिन अब जब गजा में जंग रुकने का मामला हुआ है तो गजा में कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा, कौन गजा का शासन चलाएगा, इसको लेकर सबने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। सब यही चाहते हैं कि गजा में कोई उनका अपना आदमी हो ताकि उनके हिसाब से चीजें वहां पर चल सके। ये पॉलिटिक्स आप अच्छी तरह से समझते हैं। जिन अरब मुल्कों के पास गजा को बचाने के लिए कोई तरीका नहीं था, वो बर्बाद गजा पर राज कौन करेगा इसको लेकर अगर परेशान हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या है। हालांकि यूएई वाली जो ये बातचीत की डिटेल आई है उसमें यह भी आया है कि यूएई ने कहा है कि फलस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाने के रास्ते पर डाला जाए। हम लोग वहां पर मदद करके उसको रीबिल्ड करने को तैयार हैं। जितना अरबों खरबों आप लोगों ने इकट्ठा किया है ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो आप लोगों को करना ही चाहिए। इतना तो मिनिमम फर्ज है आपका कि वहां के बच्चे, वहां के लोग, वहां के स्कूल, वहां के मस्जिद, वहां जो सब कुछ बर्बाद हो चुका है उसको नए सिरे से बनाने में कम से कम फाइनेंशियल मदद तो आप लोग करें। ये उम्मीद तो दुनिया और गजा आपसे करेगी ही। हालांकि देखना होगा कि वाकई जमीन पर कितना कुछ हो पाता है। सीज फायर की जो शर्तें हैं उसमें रीबिल्डिंग की बात भी की गई है। हमास ने कहा है कि वहां पर लगातार इमदाद पहुंचाई जाए, फिलहाल वहां पर अच्छे टेंट्स बनाए जाए, उसके बाद वहां रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो। अब ये सब कैसे होता है देखना पड़ेगा। अभी तो जो वहां हालात हैं उनको देखकर किसी को भी आंसू आ सकते हैं। कल मैं देख रहा था कुछ वीडियोस वहां के, फिर मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें वहां के बच्चे डांस करते हुए नजर आए। इतने दर्द के बीच, इतनी परेशानी के बीच जिंदा रहने के लिए कई बार आपको खुशियों का बहाना ढूंढना पड़ता है। इन बच्चों ने वही बहाना ढूंढा है, ब्रेक डांस करते हुए दिख रहे हैं और इनको देखकर लगता है कि इतनी सारी परेशानियों, इतनी सारी दिक्कतों, इतनी सारी तबाही के बीच भी जैसे जले हुए खेत में कोई गेहूं की बाली खिल जाए, जले हुए बागीचे में कोई गुलाब की कली खिल जाए, वैसे ही ये बच्चे अपनी हंसी से माहौल को जिंदा रखे हैं, अपनी हंसी से इस उम्मीद को जिंदा रखे हैं कि फलस्तीन आज नहीं तो कल आजाद होगा। उधर यमन के साथ जो कुछ चल रहा है वो आप जानते ही हैं। आज फिर हमला किया है ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन के ऊपर और उसके बाद यमन का एक बयान आया है कि हम सीरिया नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के हमलों से आप यमन को तबाह कर देंगे और हम टूट जाएंगे, तो हम टूटने वाले नहीं हैं। जाहिर है आज अमेरिका और इंग्लैंड ने हमला किया है तो कल परसों में यमन फिर से हमला करेगा, जैसे वो लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। ये सब कुछ रुक सकता है। ब्लिंकन ने कहा है हम बातचीत फाइनल स्टेज में है, बहुत नजदीक है सीज फायर के, और अगर 20 तारीख से पहले सीज फायर नहीं हो पाता है तो ये पूरा ड्राफ्ट हम सौंप देंगे ट्रंप को। तो लग जरूर रहा है कि शायद कोई तेजी आई है, शायद सीज फायर हो जाए और यह सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ सीज फायर से रुक सकता है। अगर वहां जंग मुकम्मल तौर पर रुक जाए, जो गिरफ्तार फलस्तीनी हैं उनको रिहा किया जाए, गजा से इजराइल की सेना पूरी तरह से हट जाए, जो लोग अगवा किए हैं हमास ने उन सारे लोगों को हमास छोड़ दे और उसके बाद गजा में रीबिल्डिंग शुरू हो, तो यमन भी हथियार फेंकना बंद कर देगा, हिजबुल्लाह भी कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करेगा, और अगर इजराइल ईरान के ऊपर आगे से हमला नहीं करता है तो ईरान भी कोई हमला नहीं करेगा और मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म नहीं, कम से कम शॉर्ट टर्म की शांति आ सकती है। लॉन्ग टर्म शांति तो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, जब फलस्तीनियों को उनका मुल्क मिलेगा। जिस दिन यह हो जाएगा, जिस दिन 1967 में यूनाइटेड नेशंस ने जो तय किया था वो जमीन पर लागू कर दिया जाएगा, वहां जंग अपने आप खत्म हो जाएगी, वहां हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी, वहां के बच्चे स्कूल जाएंगे, बड़े अपना काम करेंगे और बाउंड्री के दोनों तरफ, एक तरफ इजरायली और एक तरफ फलस्तीनी, आजादी से सर उठाकर रह सकेंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि ये हो, जल्दी से जल्दी हो, ताकि मिडिल ईस्ट में शांति हो, ताकि मिडिल ईस्ट के लोग भी शांति की सांस ले सकें, ताकि फलस्तीन के लोग भी दुनिया में सर उठा के जी सकें, ताकि आलमी जंग का जो माहौल बन रहा है वो खत्म हो, क्योंकि दुनिया एक और विश्व युद्ध झेलने की कंडीशन में नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वही बात जो हर बार कहता हूं, वीडियोस को दूर तक भेजिए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, उन तक भी जो अभी तक गोदी मीडिया के चक्कर में फंसे हुए हैं।
और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के साथ खड़ा होना चाहिए तो बहुत आसान है, हमारा पिन कमेंट या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, जैसे चाहें वैसे हमारी मदद कर सकते हैं। 3 रुपए रोज से कम पर भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।